जो देखे थे उसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो इसमें ये वाला ग्राफ हम लोग देख चुके थे, ठीक है। एक्सएल इक्वल टू 2πfl, तो एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप से बनेगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर इंडक्टेंस जो है वो एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर जो, हाँ सर जो ये सेकंड वाला है ना, वेरिएशन ऑफ एक्ससी विद फ्रीक्वेंसी, उसमें जो एक्ससी है ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना वो तो। हाँ, और एक्सएल को बोलते हैं एक्सएल को लिखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा ये, ठीक है, बाय मिस्टेक है, ठीक है। दिस इज इट शुड बी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको करेक्शन कर देता हूँ मैं आज, ठीक है। ठीक, उसके बाद फिर ये देखिए कंपैरिजन ऑफ एसी थ्रू रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आई इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल इंडक्टर में, और एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज और करंट 90 डिग्री है ना, लैग कर रहा है इंडक्टर के केस में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है सबको? यस, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो है सीरीज एलसीआर सर्किट कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये भी हम लोग कल देख चुके थे, इसी का रिवीजन करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से पढ़ाना कितना आसान होता है कि हमारा सीधा सीधा फिगर बना दिया। एनसीईआरटी में देखे थे कैसा टफ फिगर है कि वोल्टेज वीएल और वीसी, मैंने बोला था ना सारी बुक्स में क्या होता है इसी तरह से फिगर बना देते हैं, ठीक है, और ताकि बच्चों को समझना आसान होता है। ये देखिए ये करंट का डायरेक्शन और वी आर का डायरेक्शन सेम है, और यहाँ से 90 डिग्री ऊपर ले लिया तो वीएल हो गया, और यहाँ से 90 डिग्री पीछे ले लिया तो वीसी हो गया, ठीक। अब आप इसमें सोचिए कितनी बड़ी गलती हो रही है। वी आर जो था हमारा वो था वी एम साइन ओमेगा टी, तो वेयर एंगल ओमेगा टी कहाँ है, ये तो जीरो एंगल बना रहा है, तो थीटा जो था हमारा वो ओमेगा टी वो तो गया। तो यही गलती होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से पढ़ाने में तो बहुत आसानी होती है, फिगर बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है, बट एनसीईआरटी में यही सब गलतियां नहीं करते हैं, वो चीजों को जो है ध्यान में रखते हैं। समझ आ रहा है ना बात सबको? तो सीरीज एलसीआर सर्किट में है ना, जो आप लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे वो एनसीईआरटी से बनाइएगा, समझने के लिए आसान है। देखिए ये वी आर है 90 डिग्री वोल्टेज के लिए, तो वीएल ऊपर चले जाएगा, वीसी नीचे आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? यस सर। और ये तीनों पॉइंट क्लियर है। आर इन आर रेसिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, इन एल करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 2, इन सी करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए अब देखिए ये इसका रिजल्टेंट हो गया VL। देखिए यहाँ क्या किया, VL को बड़ा रखा हुआ है, VC को छोटा रखा है, तो ये VL माइनस VC बन गया, ये है ना। जो ये VL था और ये ग्रीन वाला VC को उल्टा कर दिया तो माइनस VC। अब इन दोनों का रिजल्टेंट छोटा सा बन जाएगा, वो देखिए कैसे, ठीक है। ये बन गया VL माइनस VC, और इधर VR। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा, ठीक है। फिर उसका जो वो पैरेललोग्राम लॉ फैक्टर एडिशन करके फिर उसका फिर हम लोग स्क्वायर डाल लेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल होल स्क्वायर। तो ये बोला कि मैक्सिमम बुक्स में वी एल माइनस सी दिया जाता है, हम लोग VC VL लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है, ठीक। तो लेफ्ट जो तीनों आ गए, तीनों आपको समझ आ रहा है? देखिए हो गया इतना से, आई हो गया इतना, जेड हो गया इतना, ठीक है। तो आप देखते आई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस सर्किट का मिलके है,
तो आवाज सर्किट अटक का रहा है। रेजिस्टेंस आर आवाज कट रहा है। एल मिला आवाज अटक रहा है। सर आवाज अटक रहा है, समझ नहीं आवाज आ रहा। कट रहा है। आवाज अटक रहा है सर। आवाज ठीक अभी है, भी अटक रहा है लग रहा है सर। तो अभी आते हैं। बहुत ज्यादा अटक रहा है। क्या ज्यादा अटक अभी भी अटक रहा है सर। वो समझ नहीं आ रहा समझ है। में नहीं आ रहा अभी भी क्या अटक बोल रहा रहे है। अभी आ रही है आवाज कि अभी भी नहीं आ रही है? यस 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 सर। यस सर आवाज अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ये जो जेड है, अभी एक बच्चे ने पूछा कि जेड क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, ये तीनों ही सर्किट है ना, तीनों ही जो एलिमेंट्स है, इंडक्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर, तीनों इस पूरे कंप्लीट सर्किट को कुछ ना कुछ तीनों एक साथ मिलके रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल हाँ, ये तीनों का ओवरऑल रेसिस्टेंस है, जिसको हमने बोल दिया इम्पीडेंस, ठीक है। बस एक नया नाम है, वो है क्या? रेसिस्टेंस है। किसका? तीनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस, ठीक है। एल और आर और सी तीनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस है, उसी को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक। समझ आ गया सबको? बोलो। यस सर। यस सर। यस हाँ, तो ये जो Yes, sir. जेड है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह पे हो गया ओमेगा एल, एक्सी की जगह -1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पिडेंस का फॉर्मूला। उसके बाद फिर लास्ट में हमारा वो फेज एंगल कहाँ से आया? इम्पिडेंस डायग्राम से आया, ठीक है। इम्पिडेंस डायग्राम में हमारा था एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन सी आर था, यहाँ एक्सी माइनस एक्सएल। हाँ बोलो सर ये बोलो। VC माइनस VL का मैग्नीट्यूड क्यों लिए? VC और VL का मैग्नीट्यूड क्यों लिए थे? कहाँ पर कहाँ पर ये मैग्नीट्यूड लिए थे? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक एक्सी। मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए। दिक्कत यहाँ पे हो गया ना। बोलिए क्या दिक्कत है? सर ये कहाँ एक्सएल और पे? एक्सी था ना, ये डायग्राम 7.13, ठीक, बोलो। तो उसमें VL और VC है ना, ये ए वाले डायग्राम में। ए वाला डायग्राम, हाँ, वीएल है और वीसी उसके बाद है। उसके बाद बी वाले डायग्राम में दोनों का मैग्नीट्यूड कर दिया VC माइनस VL, क्यों किए? वीसी माइनस वीएल क्यों किए? हाँ अच्छा, ये पूछ रहे हो, ठीक है। जय माता दी। देखो बात ये है, मैंने कल इसको एक्सप्लेन भी किया था आपको डिटेल में। देखिए 3 वेक्टर हैं हमारे पास, ठीक। एक वेक्टर वी आर, एक वेक्टर वी एल और एक वेक्टर वी सी, ठीक। अब क्या आप क्या कर रहे हो? इन तीनों को हम लोग सॉल्व नहीं करें, एक वेक्टर रिजल्टेंट नहीं निकालें इन लोगों का? अनुराग बोलो, क्या इन सर लोगों का, इन सब का रिजल्टेंट नहीं निकालना चाहिए? निकालना है। तो बस वही निकालने के लिए किए, ठीक है। ये हमारा वी आर था, ये वी एल है, ये वी सी है,
तो इस ये दोनों इक्वल एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दो अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, उनका रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? बोलो। निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं, बस इसलिए हमने इस दोनों का रिजल्टेंट क्या कर दिया, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ VC बड़ा है, VL छोटा है, तो हमारा VC माइनस VL हो जाएगा। एग्रीड? हाँ। तो यस सर। इसलिए हमने ये इस दोनों का रिजल्टेंट एक छोटा सा वेक्टर ले लिया, दिस इज VC माइनस VL। इसका मैग्नीट्यूड है VC माइनस VL, बट हमने आपको बताया वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो हमेशा ऐड होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे VC प्लस VL लिखेंगे, बट जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो VC प्लस क्या होगा, माइनस VL होगा, ऐसे करके। समझ गए? तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए VC माइनस VL हो गया। समझ आ गया? यस सर। और कुछ किसी को पूछना? अच्छा हुआ पूछ लिया, नहीं तो ये सब क्या है, छोटी छोटी बातों की वजह से ना, मतलब पूरा टॉपिक आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या हुआ इसमें, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है इससे रिलेटेड? बोलिए। नो सर। ठीक है, तो 10 मिनट और बची है क्लास, है ना। तो इसलिए कल से जो नेक्स्ट क्लास से आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा टाइम पे आइएगा, एग्जैक्टली 10:20 पे हम लोग आदत बनाना है, इसलिए ये रखा गया है, ठीक है। क्योंकि टाइम टेबल बनाने का रीजन यही है कि थोड़ा मतलब बच्चे टाइम से ज्वाइन होना शुरू, हाफ एन आवर में क्लास को फिनिश करना है, तो वी शुड बी ऑन टाइम, ठीक है, सो दैट इंस्पेक्शन के दिन हम लोग जो है पंचुअलिटी अपनी शो कर सकें, ठीक है। हाँ बोलिए। कुछ दिन के लिए है ना ये टाइम? अरे बस 6 अक्टूबर तक के लिए है, ठीक है। यस सर। 3 क्लास आपको मिला है बस इसके लिए, ठीक है ना। 5 अक्टूबर तक, 6 को तो इंस्पेक्शन ही है, तो उस दिन के लिए, उसके बाद फिर एज यूजुअल हो जाएगा। वो क्या है, इंस्पेक्शन के लिए मात्र 3 ही टीचर्स हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं, तो इसलिए टाइम को ज्यादा, बच्चों की क्लास ज्यादा करनी पड़ी है, और कुछ नहीं है। और हाफ एन आवर का ही रखा हुआ है क्लास, इसी कारण से। अब तीन तीन इंस्पेक्शन के लिए सर हैं, तो हाँ, तीन क्लास होती थी पहले, तो 9 ही क्लास ऑब्जर्व हो पाएगी, इसलिए हुआ है। बस पूरे क्लास में ढेर सारी क्लासेस है ना पूरे स्कूल में। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने ये सब देख लिया था। और किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? ये सारी चीजें क्लियर है सबको? इम्पिडेंस डायग्राम क्लियर है? ये बहुत बार पेपर में आता है, व्हाट इज इम्पिडेंस डायग्राम, इसको ड्रॉ करना है। कोई दिक्कत है इसमें? इम्पिडेंस डायग्राम? नो सर। नो सर। ठीक है, श्रुति तुमको समझ आ गया इम्पिडेंस क्या होता है? यस सर। बोलो। आ गया सर। हाँ ठीक है। फिर XC ग्रेटर देन XL, XC लेस देन XL, ये सब भी हो गया था। अब इसमें एक सिचुएशन आएगा जब XC और XL बराबर होंगे, ठीक है। XC और XL बराबर होंगे। अगर XC ग्रेटर देन XL था तो कैपेसिटिव डोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली, है ना, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट होता था। अगर XC लेस देन XL था तो XL बड़ा है तो प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट होगा, ठीक। समझ गए? तो इसमें ये फेजर डायग्राम भी आपको बता दिया था कल, इससे रिलेटेड कि नहीं बताया था? ये फेजर डायग्राम हो गया था? बोल सर दो। एक बार बता नो दिए। सर, ठीक है, एक बार बता दो। एक बार जल्दी बता जल्दी देता हूँ, बोलो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, वोल्टेज, और ये है करंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि करंट जो है आपको हमने इसलिए लिखा क्योंकि वोल्टेज का फिक्स है कि वो एक्स एक्सिस के साथ जो है एंगल बना रहा है, वो ओमेगा टी यानी थीटा, तो इसलिए V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। और करंट जो है आपको क्या हो रहा है, कभी पे लैग कर रहा है, कभी पे, है ना। आप देखिए ना, V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी किसमें था? आपको सब जगह था, एल सर्किट में भी था, C में भी था, और R में भी था, तीनों में था इंडिविजुअली। लेकिन करंट जो है रेसिस्टर वाले केस में तो IM साइन ओमेगा टी था, ठीक है। करंट रेसिस्टर वाले केस में IM साइन ओमेगा टी था। और फिर, है ना, इंडक्टर के केस में ये हो जाता था ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाता था, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
और कैपेसिटर के केस में क्या हो जाता था, यही चीज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाता था, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये जो करंट है ना उसका फेज चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया इसको, है ना, फाई कर दिया। तो क्या लिख दिया इसको, इन जनरल बना दिया करंट को, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई कर दिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये फाई जो है कभी प्लस पाई बाई टू, कभी माइनस पाई बाई टू, या कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो इसलिए करंट ये हो गया, तो ये वोल्टेज हो गया वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू तो वोल्टेज से कम होगी, ठीक है। तो ये फाई एंगल यहाँ पर देखिए, इसलिए इसको जो फेज डिफरेंस बनाया वो कितने का बनाया, फाई का, है ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का गैप को फाई करना चाहिए, ठीक है। ये जहाँ पे कट कर रहा है ना, ये वाला, ये फाई की जो है ना, ये डिस्टेंस होनी चाहिए, समझ गए, ठीक। तो ये इसके साथ जैसे यहाँ कट कर रहा है, ये 0 से चला, ये 5 फेज जो है वो, है ना, आगे रहेगा, ठीक। ओमेगा टी प्लस 5, ये देख रहे हैं ना, 5 फेज आगे है वोल्टेज से। तो ये जो है आपको यहाँ पर आपको जो बना हुआ है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा मतलब वो फिगर में मिसप्लेस हो गया है, आप इसको कैसे बनाइएगा। अच्छा, जो आपको नोट्स मिला है, नोट्स से नहीं बना के ये टॉपिक आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें एनसीईआरटी से ही बनाए, ये गैप को फाई रखिएगा, समझ गए ना। ये गैप एनसीईआरटी में थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, ये गैप फाई है, ठीक। फेज डिफरेंस क्लियर है सबको, समझ गए ना कि नहीं समझे, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद फिर आपको कल मैंने बताया था कि ये जो हम लोग किए थे फेजर डायग्राम सॉल्यूशन था, ठीक। उसके बाद आता है एनालिटिकल सॉल्यूशन, ठीक। और एनालिटिकल सॉल्यूशन कभी भी आज तक पेपर में पूछा नहीं गया है, ठीक है। और मैं अभी अगर इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं तो एटलीस्ट ये 30 मिनट्स to 35 मिनट्स लेता है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें मैथमेटिकल पार्ट है जो आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्या क्या बहुत ही शॉर्ट कर देगी, क्या किया है, जैसे क्यू को ये मान लिया तो उसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, साइन का डिफ्रेंशिएशन, कॉस, ये सब तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। फिर इसका एक और डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, ये थोड़ा आपको लिए दिक्कत हो जाएगा, यानी कॉस का फिर से डिफरेंशिएशन का साइन हो जाएगा। अब क्या किया है एनसीईआरटी ने, ये तीनों की वैल्यूज को, ठीक है, इस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर दिया है, ठीक है। सीधा लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर ये पुट करके ये आया कैसे, ये रिजल्ट, ये समझाने में आपको जो है थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके बाद फिर ये सारी बातें तो आपको समझ में आ जाएगी, ये समझाना थोड़ा 10 मिनट का काम है, 5-7 मिनट का काम है ये। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब समझाना, है ना, ये कैसे कैसे क्या आया है, काफी टिपिकल है, ठीक है। तो इसके लिए हमको सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, और आधे रास्ते में इसको जो है समझा के छोड़ नहीं सकते, तो इसको बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। तो नोट्स में आप क्या कीजिएगा, 2 पेज छोड़ दीजिएगा इस चीज के लिए, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, समझ गए। और ये कभी पेपर में आज तक कभी नहीं आया कि आप कुछ किस मेथड से सॉल्यूशन कीजिए, और आया भी है तो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन आता है। ट्रांजिएंट सॉल्यूशन खास करके बायो वाले बच्चे, अगर मैं समझा भी दूंगा ना तो बायो वाले बच्चे उसको बहुत ही मुश्किल से समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाता है टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा भी पढ़ा होगा रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बेंजीन का पढ़ा होगा, अलग अलग, है ना, वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यस सर, बोलो। पढ़े। बट यहाँ पर जो रेजोनेंस है इसका मतलब दूसरा होता है, वो केमिस्ट्री का रेजोनेंस और ये रेजोनेंस अलग है, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं दिमाग में वही रखते हैं कि वही रेजोनेंस होता है, ठीक है। बट यहाँ डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगेन आप देखिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये सब तो एनसीईआरटी में हो गया, फिर क्या बताना है इसको। ससेप्टेंस एक वर्ड होता है जिसको हम लोग, ससेप्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जैसे अगर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है, एक्सएल, तो इसका उल्टा क्या होगा, इंडक्टिव ससेप्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/XL हो जाएगा इंडक्टिव ससेप्टेंस, ठीक है, और 1/XC हो जाएगा कैपेसिटिव ससेप्टेंस। समझ गया सब कोई, ठीक है।
और एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस, और ये इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/z कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर रेजोनेंस टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक, रेजोनेंस में देखिए आपको तुरंत फटाफट से 1-2 मिनट में समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा ये जो इम्पिडेंस आया था, ठीक है, R² = XC - XL का होल स्क्वायर था। ठीक, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, दो केस तो पढ़े थे, अगर XC > XL है तो प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव, अगर XL > XC है तो प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव। लेकिन जब ये आपस में दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब XC - XL = क्या होगा, 0 होगा। इस सिचुएशन में जो भी हमारा सर्किट होता है, सीरीज LCR सर्किट, जिसमें कि उसका कैपेसिटिव इंडक्टेंस और रिएक्टिव इंडक्टेंस आपस में बराबर होगा, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, और जो सिस्टम है वो उस समय में ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है जिस फ्रिक्वेंसी से, उसको हम लोग बोलते हैं दैट सिस्टम्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और उसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। और जो रेजोनेंस कंडीशन है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या है, XC - XL = 0, दैट इज XC = XL। और XC को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/ωc, और XL को लिखते हैं 1/ωL। अब हमने यहाँ पर एक काम किया है, इसमें ओमेगा की जगह ω0 लिया है, और देखिए जहाँ पर ओमेगा होता है वहां पर हमने ω0 लिया है, क्योंकि हम लोग एक फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए जा रहे हैं जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, इसलिए हमने ओमेगा को ω0 लिया है। अब देखिए इस दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ω02। यहाँ का ओमेगा जो है वहां चले जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ω02, और ये L जो है नीचे आ जाएगा तो 1/LC बन जाएगा। और यहीं से आपका ω0 की वैल्यू हो गई 1/√LC, जो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 शायद इसी बेस पे था। L की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हम लोगों को पूछ रहा है निकालने के लिए। ठीक है, समझ गया सब कोई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हुआ, रेजोनेंस कंडीशन समझ आया। जब XC और XL आपस में बराबर होंगे तो ये जो ठीक है, ये हमारी ω0 की वैल्यू 1/√LC हो गई। अब इस ω0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πf0। ठीक है, दिस इज 2πf0 = 1/√LC, और f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2π इधर आ जाएगा तो 1/2π√LC, एंड दिस f0 इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी पे सर्किट जो है वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, LC ऑसिलेशन, इसी चैप्टर में अगला टॉपिक है LC ऑसिलेशन। ठीक है, उसमें आपको ये समझ में थोड़ा और अच्छे से आएगा। ठीक, फ्रिक्वेंसी कैसे ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ये। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए f0 लगाया था। अगर नहीं लगाते, यहाँ पर f रहता, f चलता, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पेशली थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए हमने f0 लगाया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? इस रेजोनेंट सर्किट को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, जो इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी सर्किट में अगर कहीं पे ऐसा ये रहता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, सिर्फ इस फ्रिक्वेंसी को, ये जो वैल्यू आएगी 1/2π√LC, इस फ्रिक्वेंसी को सिर्फ ये एक्सेप्ट करता है, बाकी सारे फ्रिक्वेंसीज को ये क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, सो इट रिजेक्ट्स द अदर फ्रिक्वेंसीज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। समझ गए? और आप इस कंडीशन में देख सकते हैं, जब आपका जो है ना ये सिचुएशन था, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और R² का अंडर रूट क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। यानी Z की जो वैल्यू हो गई वो किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर। यानी सर्किट जो है उस समय में प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। रेजोनेंस कंडीशन में Z किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, यानी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। XL और XC का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, तो Z बिकम्स R। ठीक है, एंड इस समय में ये मिनिमम रेसिस्टेंस होता है, और इसलिए इस टाइम में मैक्सिमम करंट होगा सर्किट में। समझ आ गया? अगर LCR सर्किट है, ठीक है, ऐसा सर्किट है, तो आप समझ सकते हैं। तो Z की वैल्यू जब ये थी, ठीक है, कहाँ गई,
ये थी, तो ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे इम्पिडेंस में। जब ये दोनों आपस में मिलकर जीरो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ रेसिस्टेंस बच गया, ठीक है। और जब रेसिस्टेंस हो गया तो उस समय में सर्किट में जो इम्पिडेंस होगा वो कम से कम होगा, मिनिमम होगा, और करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है और मिनिमम इम्पिडेंस होता है, ठीक है। तो इम्पिडेंस डायग्राम से एक चीज आता है आपका, देखिए, ठीक है, ये था आपका इम्पिडेंस डायग्राम, याद कीजिए, ठीक है। ये था आपका फाई, यहाँ था एक्सी माइनस एक्सएल, और यहाँ पर था आर, और ये था जेड। यहाँ से आप अगर कॉस फाई निकालेंगे, कॉस फाई, ठीक है, तो कॉस फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस कम्स आउट टू बी आर बाई जेड। इस कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, जो इस बार सिलेबस में नहीं है। देखिए कितना बड़ा टॉपिक सिलेबस से हटाया, ठीक है, समझ गए। पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड होता है। आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में आर और जेड दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए कट के क्या बन जाएंगे, 1। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग ये सब लिख लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस सर्किट, ये मैंने बता दिया, एक्स इक्वल टू एक्सएल, फ्रिक्वेंसी एफ नॉट इतनी होती है, मिनिमम है ना, रेसिस्टेंस होता है, इम्पिडेंस होता है, प्योरली रेसिस्टिव होगा, ठीक है। ये सारी बातें, पावर फैक्टर, ठीक है, 1 होता है, ठीक है। हो गया। उसके बाद इसके ऊपर में क्वेश्चंस वगैरह सब ये दिया हुआ है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो रेजोनेंस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगले दिन हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्या